नमस्कार, मैं हूँ गिनी अनेजा और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कुछ एक कानून के ऊपर जो तलाक और शादी को लेकर कानून बने हुए हैं, जिसको लेकर हमारे देश में बहुत सारी महिला पीड़ित हैं और बहुत बार महिलाओं को कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता कि हम इस मुश्किल में हैं, लेकिन अब आगे क्या करें। और लॉयर के पास जाने के लिए, वकील के पास जाने के लिए कईयों के पास पैसे नहीं होते, कईयों को डर लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बातें मैं उनके तक पहुंचा सकूं। तो डॉक्टर नीला गोखले सुप्रीम कोर्ट की एक पहुंची हुई, मतलब बहुत अच्छी वकील हैं, वो डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं लॉ में। तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई थी, लेकिन क्योंकि वो हिंदी में थी, इंग्लिश में थी, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंच नहीं सकेगी। और जिन लोगों को इंग्लिश के साथ इंग्लिश की पूरी बात समझ में नहीं आ पाती, उनके लिए मैंने बैठ के इसका पूरा अनुवाद किया और मैंने लिख के रखा है, तो अब ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। इसके अंदर मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, हिंदू, स्पेशल मैरिज एक्ट, अलग अलग डिवोर्स की वजह और हर चीज़ के बारे में बोला गया है। पहले मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अलग अलग वीडियोस बनाऊं, लेकिन क्या है कि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो हर एक के लिए लागू होते हैं। तो इसलिए अगर इस चीज़ के बारे में आपको जानना है तो आपको एक तरह से पूरा सुनना पड़ेगा और पूरा सुनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा शादीशुदा जिंदगी में हुई परेशानियों के बारे में, शादी में मारपीट, तलाक के ऊपर बनाए हुए कानून के बारे में, शादी के बाद ससुराल वालों से हुए शोषण के बारे में। हमने हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, जूस के बारे में बात की और वो कहती हैं कि शादियां भले स्वर्ग में तय की जाती होंगी मगर होती तो धरती पे हैं, और हिंदुस्तान में इतने अलग अलग धर्म होने की वजह से बहुत अलग अलग कानून बनाने पड़े हैं। पर्सनल लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, इंडियन डिवोर्स एक्ट जो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए अलग से है, मुस्लिम लॉ अलग से बने हुए हैं। मुस्लिम लॉ के तहत शादी के लिए कोई कानून नहीं है, पर शादी को बर्खास्त करने के लिए मुस्लिम औरतों के लिए एक अलग से कानून बनाया हुआ है, जिसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी वो मुआवजा मांग सकती हैं या तलाक मांग सकती हैं। इस तरह बहुत सारी अलग अलग एक्ट हैं जिसके बारे में आगे उन्होंने हमें बताया, मैं पढ़ के बताती हूँ। मैंने पूछा कि डिवोर्स तो ठीक है, पर क्या शादी के लिए कोई ऐसा कानून है जो खास हो और तय करता हो कि किसे शादी माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता? शादी के पहले क्या दो लोग शादी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं या उन्हें करना चाहिए, या हमारे संविधान में ऐसा कोई कानून है जो इसे सपोर्ट करता हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है किसी भी रिश्ते के बारे में, मगर प्रोटेक्शन फॉर विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मतलब कि औरतों की सुरक्षा के लिए घरेलू उत्पीड़ना का जो कानून बना हुआ है, उसके तहत शादी के बाहर के रिश्तों के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं जो उन दो इंसानों में जो शादीशुदा नहीं हैं पर शादी की तरह रह रहे हैं, पर बहुत सारी दिक्कतें आई क्योंकि इसके तहत बहुत सारे आदमी उन औरतों को छोड़ दें तो परेशानियां खड़ी हो जाती हैं औरतों के लिए। मतलब कि अगर आदमी शादीशुदा है या सिंगल भी है, अकेला भी है, लेकिन वो किसी औरत के साथ रह रहा है एक शादीशुदा संबंध की तरह, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, अब अचानक वो उस औरत को छोड़ के चला जाए तो औरत तो कहीं की भी नहीं रही, खास करके अगर बच्चे हो गए। तो ऐसी औरतों की सुरक्षा के लिए खास तरह से कानून बनाए गए हैं, मगर उसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि अगर दोनों में से कोई पहले से किसी और से शादीशुदा है तो ये कानून लागू नहीं होता, क्योंकि ये कानून सही नहीं है क्योंकि ये कानूनन सही नहीं थी, ये शादी या इनका साथ रहना कानूनन सही नहीं था।
शादी के बाद शोषण यानी डोमेस्टिक वायलेंस या मारपीट हो तो कोई केस नहीं बनता इस केस में, अगर उन दोनों की शादी नहीं हुई, क्योंकि कानूनन तो आप पति पत्नी है ही नहीं, तो कैसा केस, भले पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। दूसरा ये कि घर में होना चाहिए, किसी होटल में मिलने को माना नहीं जाता। मतलब कि अगर आप पति पत्नी की तरह एक घर में रह रहे हैं तो, और अगर आपकी दोनों में से एक की शादी नहीं हुई है तो ये कानून लागू होता है। अगर आप एक शारीरिक संबंधों के लिए किसी होटल में मिलते हैं, 2-4 दिन के लिए कहीं घूमने फिरने जाते हैं, उसको नहीं माना जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि जब ये बात चली है तो शादीशुदा इंसान दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखे तो अडल्ट्री नाम का एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था, वो क्या कानून क्या लागू नहीं होता या आदमी को सजा नहीं हो सकती? तो क्या ये शादी के खिलाफ या गलत नहीं है? तो कानूनन एक आदमी जो शादीशुदा है वो किसी औरत के साथ रहे या रिश्ता रखे तो ये कानूनन गलत है। पहले अडल्ट्री नाम का एक कानून हुआ करता था, इसके बारे में मैं आगे पढ़ूंगी उन्होंने क्या कहा। अब वो खारिज किया गया, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। उन्होंने कहा पहले ये कानून था, उस आदमी को सजा हो सकती थी, मगर सिर्फ मर्दों के लिए था कि एक मर्द एक आदमी और शादीशुदा औरत से रिश्ता रखे तो उस औरत का पति उस मर्द को जेल भिजवा सकता है। पर अगर एक औरत एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता रखे तो उसकी बीवी उस औरत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ये तो नाइंसाफी थी। तो अडल्ट्री ऑफेंस अंडर पीनल कोड खत्म कर दिया गया। जब मैंने पूछा क्यों नहीं, औरत क्यों नहीं केस कर सकती, तो उन्होंने कहा कि इसी बात पे बहुत सवाल उठाए गए, बहस हुई अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई और इस बात पर चर्चा हुई, लेकिन आखिर इस कानून को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अगर मुझे सही याद है तो मेरे ख्याल से जब ये हुआ था तो ये बात चली थी कि वो लोग प्रौढ़ हैं और उन्हें सही गलत में फ़र्क पता है, और अगर वो फिर भी अपनी मर्जी से कुछ ऐसा करते हैं तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण केस था जोसेफिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में, जिसकी वजह से अदालत ने अडल्ट्री लॉ को ख़त्म करने का फैसला लिया। इसके तहत आप किसी को किसी दूसरे मर्द या औरत के साथ संबंध रखने के लिए जेल नहीं भेज सकते, लेकिन आप इस बिना पर एक पति या पत्नी एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। पर आप मैट्रिमोनियल ऑफेंस के तहत, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू पीड़ित के तहत आप पैसे मांग सकते हैं, मुआवजा मांग सकते हैं इसके तहत सिविल कोर्ट में, मगर क्रिमिनल कोर्ट में ये सजा के लिए हकदार नहीं है। सिविल कोर्ट में एलियनेशन ऑफ अफेक्शन के लिए लड़ सकते हो, मतलब कि मेरा प्यार मुझसे छीना गया और मुझे मेरे हक का प्यार नहीं मिल रहा, इसके लिए आप सिविल कोर्ट में लड़ सकते हो। वीके सरना वर्सेस इंदिरा सरना का केस हुआ था, जिसमें न्यायालय ने कहा कि उसका हक है पति के प्यार पर, और अगर आदमी जाके किसी और औरत के साथ रह रहा है तो वो दूसरी औरत और उसके पति के ऊपर केस करके उनसे पैसे मांग सकती है। तो वो औरत जो है अपने पति और उसकी दूसरी औरत, उन दोनों पे केस कर सकती है, उन दोनों से मुआवजा मांग सकती है, तलाक ले सकती है, पर उन दोनों को जेल नहीं भिजवा सकती या कोई सज़ा नहीं दिलवा सकती। उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसी ने भी इस मुद्दे पे केस किया नहीं, पति पर या दूसरी औरत पर प्यार के अभाव का, जिस पर मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि जनता को इस बारे में पता नहीं तो कैसे केस करेगी। मुझे नहीं लगता कि एलियनेशन ऑफ अफेक्शन के बारे में किसी को पता है, शायद इसीलिए आज तक किसी ने इस तरह का केस नहीं किया। लेकिन अगर कोई इस तरह का केस करे तो शायद उन्हें इंसाफ मिल सकता है। मैंने कहा उनसे कि ऐसा कोई कानून क्यों नहीं जो मर्दों को ऐसा करने से ही क्यों ना रोके, जिस पर उन्होंने कहा कि मैट्रिमोनियल ऑफेंस के तहत तलाक लिया जा सकता है, इसके अलावा किसी को रोका नहीं जा सकता। मैंने पूछा
पर अगर किसी को तलाक नहीं चाहिए पर अपना पति वापस चाहिए, भले वो प्यार की वजह से ना हो, बच्चों की वजह से हो, समाज या सामाजिक दबाव की वजह से हो, तो क्या? तो उन्होंने कहा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नाम का एक कानून है, मतलब अपनी शादीशुदा जिंदगी को दोबारा उसी तरह से जीने का हक, जिसे हर धर्म के कानून के तहत ये आप न्यायालय को जाके गुहार कर सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मेरा पति दूसरी औरत के साथ रह रहा है या मेरे साथ नहीं रह रहा, भले वो किसी और के साथ नहीं रह रहा लेकिन मेरे साथ नहीं रह रहा, या मुझे छोड़ के चला गया, तो मुझे समाज की खातिर या मेरे बच्चों की खातिर या मेरी खुशियों की खातिर उनसे कहो कि आके मेरे साथ रहें। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कर तो सकते हो, पर इसका फायदा क्या? क्योंकि प्यार के बिना अगर दिल से आदमी आपको प्यार नहीं करता तो ऐसा साथ रहने में कोई फायदा है? जब प्यार ही नहीं रहा दोनों में तो साथ का मतलब क्या रह जाएगा? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, पर क्या पता पैसों के लिए, सामाजिक अकेलेपन या बहिष्कार से बचने के लिए या बच्चों की खातिर शायद बीवी चाहती हो कि साथ रहें। हालांकि मेरे ख्याल से इस कानून के तहत दोनों का साथ सोना भी ज़रूरी है, ऐसा मैंने सुना था। किसी वकील से मैंने एक बार बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ऐसा होता है, अगर साथ रहने के लिए आप कहते हैं तो दोनों का एक साथ सोना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, क्या पता कि कोई बच्चों की खातिर ऐसा चाहता हो, पर वो अपने या इसके लिए नहीं, किन्हीं और वजह से ही चाहती हो, अपने लिए नहीं बल्कि किसी और वजह से चाहती हो कि पति साथ आके रहे। सॉरी, हिंदी में अनुवाद करके लिखना और फिर उसे पढ़ना थोड़ा आदत नहीं है, इसलिए थोड़ी सी गलतियां होती हैं, माफ़ करना। उन्होंने कहा कि शादी का मतलब क्या है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये एक दैविक बंधन है। मुस्लिम कानून के हिसाब से ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, निकाहनामा। यहाँ शादी की शर्तें नहीं हैं, बस तलाक की शर्तें हैं। एक है स्पेशल मैरिज एक्ट। शादी का असली मतलब है एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए छोटे छोटे समझौते करना। लोग प्यार में पड़ के शादी करने की जल्दबाजी तो कर लेते हैं लेकिन फिर पछताते हैं। शादी में छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं दोनों को घर में शांति बनाए रखने के लिए। हमारा एक इंसान के साथ एक समझौता होता है, भले वो किसी भी किस्म का रिश्ता क्यों ना हो, सास हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, पति हो, बच्चे हो, हर तरह का समझौना करना पड़ता है हर रिश्ते में। तो फिर पति के साथ क्यों नहीं? किसी भी शादी के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से कोई शादी नहीं चल सकती। शादी चलाने के लिए प्यार चाहिए, समझौता चाहिए। तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान के संविधान में एक ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है जो शादी के पवित्र बंधन की रक्षा के लिए बना हो। कानूनन मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि शादी अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक पवित्र बंधन है तो फिर उसकी रक्षा के लिए हिंदू धर्म में, वेदों में बहुत सारी बातें हैं कि पति को ये करना चाहिए, पत्नी को ये करना चाहिए, उनका ये धर्म है, उनका ये हक है, लेकिन वो हमारे वेदों शास्त्रों में लिखी हैं, हमारे कानून में नहीं लिखी हुई। आधे से ज़्यादा औरतों के साथ इस तरह की कोई ना कोई घटना हुई है या होती रहती है। उनके हक की रक्षा कौन करेगा? आदमी शादी करके, बच्चे पैदा करके बाहर मुंह मारे, या क्या उन औरतों के साथ इंसाफ है? ऐसे रिश्ते को पवित्र किस आधार पर कहा जाता है? उनका कहना है ऐसा नहीं है। एक तो लोगों को जानकारी नहीं है, दूसरा उसका कार्यान्वयन नहीं होता, मतलब उसके जीवन में उतारने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन की। मसलन ऐसे बहुत कानून हैं जो और लोग वकील के पास जाने की क्षमता नहीं रखते, या ऐसे लोगों के लिए कोई इंसान अगर वकील के पास जाने की क्षमता नहीं रखता, या उन्हें पता नहीं किसके पास जाना है, या उनके पास पैसे नहीं, ऐसे लोगों के लिए हर पुलिस स्टेशन में लीगल एड सेंटर्स हैं, मतलब कि कानूनन सहायता के दफ्तर बनाए गए हैं। मगर जहां
प्रवर्तन की बात आती है, कानून के तहत इंसाफ होने की और उसे लागू करने की, तब तक बहुत देर हो जाती है। ये कमी तो हमारे देश के कानून में है, ये उनका कहना है। अलग होने के बाद मेंटेनेंस यानी कि मासिक खर्च या मुआवजा, इसके लिए महज 6 कानून हैं, मगर लोगों को नहीं पता। एक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत और औरत पैसे मांग सकती है 2 सेक्शंस में। सीआरपीसी 125 के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के तहत, मतलब के घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के अधिनियम, हिंदू अडॉप्शन ऑफ वुमेन एक्ट के तहत ये भी एक कानून है, पर लोग जानते नहीं क्योंकि बहुत सारे वकील लोगों को समझा नहीं पाते या उन्हें बताना नहीं आता। फिर हम आए मुस्लिम डिवोर्स लॉज के कानून पे, के तलाक के कानून पे। उन्होंने कहा कि थोड़े में कहूँ तो एक स्पेशल मैरिज एक्ट बना, खास शादियों के लिए कानून ये बना 1954 हिंदू मैरिज एक्ट से भी बहुत पहले बना था, जिसके तहत पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नागरिक किसी भी शहर या देश में हो क्यों ना हो, ये उस पर लागू होता है जहां हिंदुस्तान की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया का लॉ माना जाता हो। जिस देश में हिंदुस्तान के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो कि आपके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया के तहत हम आपके कानून को मानेंगे, और उस मतलब कि अगर पत्नी को पति छोड़ के किसी और देश में भी भाग गया तो वहां पर भी उसे सजा हो सकती है। अगर आप इस तहत शादी करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले, ताकि रजिस्ट्रार उसे ऑफिस में उन 2 लोगों की पूरी जानकारी बोर्ड पे लगाता है, ताकि किसी को अगर उस पे आपत्ति हो, उसकी खिलाफत करनी हो तो 1 महीने में आके कर सकते हैं। जैसे लड़की की, ये अक्सर तब होता है आमतौर पे जब लड़की की उम्र 18 साल से छोटी हो या दोनों में से एक इंसान शादीशुदा हो, और उन्हें उसके बाद 3 गवाहों की जरूरत पड़ती है। जब रजिस्ट्रार बुलाता है, आप जाके जब अर्जी देते हैं, 1 महीने तक वो आपकी दोनों की जानकारी बोर्ड पे सामने लगाते हैं ताकि कोई भी आता जाता उसे पढ़ सके। उसके बाद जब आप शादी करने के लिए आते हैं तो दोनों की तरफ से 3-3 गवाहों की जरूरत पड़ती है, जिनके सारे डिटेल्स कोर्ट रखता है ताकि वो झूठे गवाह ना हो। और मतलब वो आपके कोई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, ऑफिस के कोलीग्स हो सकते हैं। मगर एक वकालत के छात्र ने हाल ही में एक PIL दाखिल की कोर्ट में इसके खिलाफ कि आप कैसे किसी की निजी जानकारी कैसे सरेआम दुनिया के सामने रख सकते हैं। ये इसलिए सही नहीं क्योंकि एक कानून है सुप्रीम कोर्ट में, मुथुस्वामी जजमेंट में साफ कहा है कि एक इंसान की गोपनीयता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर उसका उल्लंघन होता है तो ये गलत है। मैंने तो इसके हिसाब से उस एक वकालत के छात्र ने ये PIL दाखिल की है। इस पर अभी चर्चा जारी है, देखते हैं आगे चल के क्या होगा। मैंने उनसे पूछा कि इतनी बार सुना है कि कोई कम उम्र की नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया या दूसरी जात की लड़की से शादी करना चाहता है या कोई शादीशुदा आदमी छुपके शादी करना चाहता है तो उसे कैसे रोका जाए। दूसरा कोई रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके थोड़े ही ढूंढेगा कि मेरी बेटी या मेरा पति कहीं शादी करने के लिए यहाँ तो नहीं आ रहा। कोई रोज जाके बीवी या माँ बाप चेक तो नहीं करेंगे। तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो नोटिस लगाया भी गया है तो वो तो लगा ही रह जाएगा। तो उन्होंने बात आगे बढ़ाई कि हाँ, अगर किसी ने धोखा देना है तो उसे रोका तो नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनके अंदर लूप होल्स हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके तहत कोई धोखा देना चाहे तो दे सकता है।
मगर ये कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि जात बिरादरी के बाहर शादी करने वाले लोग जो मार पीट झगड़े या खून की वारदातें सुनते हैं कि उनके अपने बाप भाई ने मार दिया, इसलिए ये बनाया गया था। और ये ज़रूरी भी है। अभी देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस PIL जो इस छात्र ने की थी क्या फैसला सुनाती है। फिर उन्होंने हमें बताया स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। स्पेशल मैरिज एक्ट में कहा गया है कि दो लोग, आदमी या औरत, दो लोग कहा गया है, आदमी या औरत नहीं लिखा गया। हाल में एक पिटीशन फाइल की किसी ने जो समलैंगिक विवाह करना चाहते थे। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ये लिखा गया है कि दो लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन आदमी और औरत शादी कर सकते हैं ऐसा नहीं लिखा। तो दो लोग समलैंगिक विवाह करना चाहते थे, दो लड़कियां थी। तो उन्होंने जब शादी करने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में अर्जी दी तो रजिस्ट्रार ने मना कर दिया। उसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट में दो लोग कहा गया है तो हम शादी क्यों नहीं कर सकते। और रजिस्ट्रार ने ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि गंधर्व विवाह के बारे में हमारे संविधान में क्या कहा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में 21 तरह की शादियां मानी जाती हैं क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप अपने धर्म और परंपरा के मुताबिक शादी कर सकते हैं, मगर कल कोई चुनौती दे या तलाक चाहिए तो आपको सबूत देना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी हो जाता है। जैसे कई बार आदमी पहले से शादीशुदा है, मंदिर में जाके हार बदल लिए और जब दिल भर गया तो दूसरी औरत को छोड़ देता है और उसके पास कोई सबूत ना होने की वजह से वो तलाक में जब मुआवजा मांगती है तो दिक्कत आती है। इसलिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। अगर उसके पास हो भी तो उनकी शादी कानूनन नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो आदमी पहले से शादीशुदा था, तो उसने धोखा दिया। एक शादीशुदा इंसान तलाक लिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता, मगर उसे सेक्शन CRPC 125 के तहत मुआवजा मिल सकता है अगर वो दोनों एक घर में रह रहे हों, उनकी शादी हुई हो, उसका सबूत हो और उनके पास ये सबूत है कि वो कोई रखैल या रखी हुई औरत नहीं और उसका ये हक है मुआवजे पर। मगर इन सब बातों के बावजूद दुख की बात यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान होता है बच्चों का, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, खास करके जब माँ बाप बच्चों की कस्टडी या हिरासत के लिए, मतलब उनको अपने साथ रखने के लिए लड़ते हैं। खासकर तब जब औरत कमाती ना हो और तो चाहेगी कि बच्चे मेरे साथ रहें ताकि मासिक खर्च तो कम से कम मिलता रहे। बहुत बार महिलाएं इस वजह से तलाक के लिए आदमी की कई शर्तें मान लेती हैं, म्यूचुअल डिवोर्स दे देती हैं या मेंटेनेंस नहीं मांगती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पेरेंटल प्लान तैयार किया है। मतलब पता नहीं लोगों को इस बारे में पता है कि नहीं, लेकिन ये पूरे देश में लागू होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पेरेंटल प्लान जो तैयार किया है, मतलब कि तलाक के बाद दोनों के लिए नियम कि किसका बच्चों पर कितना हक है और क्या उनका फर्ज है, बच्चों के लिए क्या उन्हें करना चाहिए, बच्चों को मिलने का समय, कितना वक्त बिता सकते हैं, वगैरह वगैरह। इंसान एक बुरा पति या पत्नी हो सकता है पर अक्सर एक बुरे माँ बाप नहीं होते। इसलिए बच्चों को आमतौर पे एक अच्छे माँ बाप हो सकते हैं। तो बच्चों का माँ बाप पर दोनों का हक है, दोनों के प्यार पे हक है। हाँ, मगर कोई मारपीट करे या बच्चों को मारे या मारपीट का आदी हो तो ऐसे इंसान के पास बच्चों को देना सही नहीं है। ऐसा नहीं तो जॉइंट कस्टडी होनी चाहिए, ये जरूरी है। तब मैंने उनसे पूछा कि आपने घरेलू उत्पीड़ना की बात की तो वो समझाइए, क्योंकि वो बहुत तरह की हो सकती है। घरेलू उत्पीड़ना, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है और उसके तहत क्या क्या बातें आती हैं, वो ज़रा समझाइए।
उन्होंने समझाया कि हर इंसान की अपनी तबीयत या सोच पे निर्भर है। मिसाल के तौर पे जैसे एक इंसान को बार बार मोटा कहलाने पर आपत्ति ना हो और आदत हो गई हो, पर दूसरे को इसी बात पे बहुत बुरा लगता हो और उसे आपत्ति हो, तो ये मानसिक उत्पीड़ना का वजह हो सकती है कि मेरे शरीर का मजाक उड़ाया जाता है। दूसरा, जिसने आपके बच्चों को पैदा किया, उन्हें पाला पोसा, जिंदगी बिता दी, तो अपने लिए कभी वक्त नहीं मिला, इसलिए मोटापा हुआ और आज आप मेरे मोटापे का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से अगर किसी को ये बात बुरी लगती है या उत्पीड़ना लगती है तो वो इस पे मुआवजा मांग सकते हैं। ये डोमेस्टिक अब्यूज मतलब शारीरिक, मानसिक, कथित, भावनात्मक और आर्थिक भी होता है। अगर कोई अपनी बीवी को घर के या स्वयं के अपने स्वयं के खर्च के लिए पैसे नहीं देता, तो ये भी घरेलू उत्पीड़ना माना जा सकता है। इसी तरह औरत पति के नाम पर लोन लेती है और अपनी फिजूल खर्ची के लिए, जैसे कि गाड़ियां खरीद ली, जेवर खरीद लिए, महंगे कपड़े खरीद लिए वगैरह वगैरह, तो ये पति के लिए उत्पीड़ना का विषय हो सकता है और वो इसके लिए केस कर सकता है, जायज़ हो तो। कई बार आदमी अपनी बीवी की कमाई ले लेते हैं ये कहकर कि हम इन पैसों से साझा घर लेंगे या मैं बचत सही तरह से करूँगा, तुम अपनी कमाई से खर्चा चलाओ घर का और मेरी कमाई बचत कर लेते हैं। और बाद में औरत को ये पता चलता है कि घर अपने या अपनी माँ के नाम पे ले लिया पति ने, और 20 साल बाद अगर कभी तलाक की बात आती है तो या अलग होने का मौका आता है, तो बेचारी औरत के पास ना पैसा होता है ना घर, और पति अपने पैसे भी बचा गया और उसके पैसे भी ले लिए और जायदाद भी ले ली और बीवी के पास तो कुछ रहा ही नहीं। तो इसे भी आर्थिक उत्पीड़ना माना जाता है, जिसके लिए औरत लड़ सकती है और तलाक के दौरान मुआवजा मांग सकती है। फिर मैंने यौन शोषण के बारे में पूछा कि क्या शादीशुदा संबंधों में भी ये शामिल है। उन्होंने कहा कि हाँ, किसी भी तरह की गलत नाजायज मांग शोषण मानी जाएगी। जैसे अगर पति अपनी पत्नी को गंदी फिल्में दिखा के कहे कि इस तरह से मुझे खुश करो, तो ये संविधान के खिलाफ है। और अगर पत्नी के मना करने पर वो किसी और औरत के पास जाए या जाने की धमकी दे या बीवी के साथ मारपीट करे, तो ये भी गलत है और इसके लिए भी औरत मुआवजा मांग सकती है या तलाक मांग सकती है। दूसरी एक और चीज है जिसे कहते हैं वॉइड मैरिज, मतलब कि खोखली शादी या नपुंसक शादी। अब ये उसकी बात नहीं कर रही जहां मर्द सच में शारीरिक तौर पर नपुंसक हो, मेडिकल या डॉक्टर के हिसाब से, बल्कि एक कानूनन नपुंसकता की बात कर रही हैं, जिसमें उन्होंने समझाया कि अगर दोनों में से एक को भी किसी वजह से औरों के साथ संभोग करने की की जागरूकता महसूस होती हो या मन करता हो, पर पति पत्नी एक दूसरे के साथ करने का मन ना करता हो, तो मसलन कि मान लो पति 4 दिन तक नहाता नहीं है या उसके मुंह से बदबू आती है और बीवी का मन नहीं करता ऐसे पति के साथ संभोग करने का किसी वजह से, तो वो मना करने का हक रखती है, जो कि शायद किसी और के साथ कर ले। तो हो सकता है कि यही पत्नी किसी और के साथ उसका मन करे करने का, या आदमी जो है वो अपनी बीवी के साथ नहीं करना चाहता किसी वजह से कि वो मोटी है तो मेरा मन नहीं करता, या वो बहुत पतली है, या उसके मुंह से बदबू आती है, या वो सफाई नहीं रखती कि इस वजह से मैं नहीं कर सकता, लेकिन बाहर औरतों के साथ वो करता है या उसका मन करता है। तो इसमें आप ऐसी शादी को नपुंसक या खोखली करार देके तलाक ले सकते हैं, या आपकी सोच के हिसाब से यह उत्पीड़ना का विषय हो सकती है, जिसके हिसाब से आप मुआवजा मांग सकते हैं। मैंने उनसे पूछा
इसमें भी फर्क होता होगा कि शायद मर्द औरत को मार पीट करके संभोग करके करने को मजबूर करता है जब किसी वजह से बीमार हो या किसी वजह से ना करना चाहती हो। उन्होंने कहा कि अगर ये बार बार होता है और पीड़ा का विषय बन जाता है तो हाँ, आप कानून की मदद ले सकते हैं, पर अगर हर छोटी छोटी बात पर आप केस करेंगे तो या पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस भी आपको सीरियसली नहीं लेगी, और वकीलों को भी पता होता है कि कौन फिजूल में बात को बढ़ा रहा है। करना ये चाहिए कि पहले इस बात को आप आपस में बात करके सुलझाने की कोशिश करें एक दो बार। हो सकता है उसके बाद घर वालों को बीच में डाल के कोशिश करें, या अपनी सहेलियों से सलाह लें, या मतलब इस किसी काउंसलर के पास जाएं, किसी मानसिक डॉक्टर के पास इस बात को सुलझाने की कोशिश करें, और तब अगर ये नहीं होता तब आप किसी वकील से बात करें। नहीं तो आप, हाँ, अगर फिर भी ये बात नहीं सुलझती तो आप मुआवजा मांग सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सालों तक औरत कोई कुछ नहीं कहती और सहती है, ज़्यादातर अपने बच्चों की वजह से, या माँ बाप कहते हैं कि वहीं पड़ी रहे। तो ये ज़रूरी है कि औरत आर्थिक रूप से आज़ाद हो। तो उन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि औरत चुप रहती है, सहती रहती है सालों तक, कभी बच्चों की वजह से चुप रहती है, कभी माँ बाप की वजह से या समाज की वजह से। माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं वापस मत आना, तलाक का दाग लग जाएगा, तो ये सही नहीं है, ये वो, तो औरत तो बेचारी कहीं की नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि औरत आर्थिक रूप से स्वाधीन होने की कोशिश करे और नौकरी करती रहे या बिजनेस करती रहे, किसी तरह से आर्थिक रूप से स्वाधीन होनी चाहिए, क्योंकि तब अगर वो आज़ाद है आर्थिक रूप से तो वो उस आदमी को छोड़ सकती है और अलग रह सकती है। उसे इतना सब बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा ये भी देखा गया है कि जब औरत आर्थिक रूप से आज़ाद होती है तो आदमियों के ये उत्पीड़ना जो है ये थोड़ा कम करते हैं आदमी, या करने से पहले डरते हैं कि मैं ज़्यादा तंग करूँगा तो ये मुझे छोड़ के चली जाएगी किसी भी वजह से। तो इस वजह से माँ बाप को भी चाहिए, पहली बात तो ये कि अपनी बेटियों का साथ दें, उनका सहारा बने, और दूसरा बेटियों अपनी माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटियों को समझाएं कि आप किस हद तक आपको बर्दाश्त करना चाहिए और किस हद के बाद आपको मुंह खोलना चाहिए, या आपको तलाक ले लेना चाहिए, या साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस आ जाओ, या आर्थिक रूप से आज़ाद ज़रूर हो। स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट एक जैसे हैं, तो उसमें कुछ बातें समझाती हैं कि जायज़ शादी क्या है। इन दोनों कानून में बहुत सारी बातें एक जैसी हैं, तो उन्होंने समझाया कि जायज़ शादी क्या है। इसमें यह भी है कि कोई भी आदमी अगर 21 साल से छोटा है या लड़की 18 साल से कम उम्र की है तो ये शादी जायज़ नहीं कहलाएगी। अब ये उम्र लड़की की बढ़ाए जाने की बात चल रही है, 16 से या 18 की गई थी। जब 16 से 18 की गई थी तब तो पहले जब 18 तय किया था तब ये था कि लड़कियां उस वक्त ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, या तब उम्र 12 साल में शादी कर दिया करते थे। तो अब ये है कि बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं और उन्हें आर्थिक रूप से आज़ाद होना चाहिए, तो उन्हें पढ़ना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। तो इस वजह से उसकी उम्र 18 से 21 कर देने की बातचीत चल रही है। अभी फैसला नहीं आया, बहुत जल्द आने वाला है, देखते हैं उसके बारे में क्या होता है। दूसरी बात यह है कि पहले ये था कि जल्दी शादी हो जाएगी तो जल्दी बच्चे हो जाएंगे, ज़्यादा उम्र हो जाती है तो कई बार बच्चे होने में दिक्कत आती है। लेकिन अब मेडिकल फील्ड इतनी सारे आविष्कार हो चुके हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं डॉक्टरी में जो आपको बच्चा होने में मदद करती हैं। आप 40-50 साल की उम्र में भी माँ बन सकते हैं, तो उसकी वजह से ये उम्र थोड़ी सी बढ़ाई जाना सही भी है। तो अगर कोई शादी बचपन में करते हैं या किसी छोटे बच्चे से 16 साल की 18 साल की कम उम्र की लड़की से या लड़के से शादी होती है तो उन्हें
सजा होती है। जैसे अगर कोई आदमी कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उस आदमी को सजा हो सकती है। जुवेनाइल एक्ट के तहत उन्होंने ये बताया कि छोटे कम उम्र के इंसान से शादी करना क्रिमिनल ऑफेंस है, तो आपको जेल हो सकती है। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत चिल्ड्रन वेलफेयर लेजिस्लेशन, मतलब बच्चों की बेहतरी के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसके तहत बच्चों को सजा नहीं हो सकती। लेकिन कायदे से होना यह चाहिए था कि बच्चों के माँ बाप को या उनके गार्डियंस को सजा होनी चाहिए कि उन्होंने उस छोटे से बच्ची की शादी एक प्रौढ़ के साथ कर दी। पर इस कम उम्र की शादी को बर्खास्त या खला होती है, मतलब कि उसका कोई वजूद नहीं होता। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बच्चों को सजा नहीं हो सकती। खैर, पारसी मैरिज और डिवोर्स एक्ट में तलाक के वक्त जूरी सिस्टम होता है। तो एक चीज उन्होंने बताई जो बहुत ही अजीब है, जो और किसी भी धर्म की शादी या तलाक के लिए नहीं है, कि जब पारसी कपल अगर कोई शादी के बाद डिवोर्स लेना चाहते हैं या कोई केस करना चाहते हैं तो आप फैमिली कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाना है। और वहां पे एक जज नहीं होता, वहां पे 5 ज्यूरीज की टीम होती है जो आमतौर पे आपकी बिरादरी के कुछ प्रौढ़ या कुछ आपकी जात बिरादरी के पारसी पंचायत के मेंबर होते हैं। और पारसी कम्युनिटी, पारसी जात बिरादरी इतनी छोटी है कि आमतौर पे हर इंसान एक दूसरे को जानता है और आमतौर पे पारसीज एक दूसरे से ही शादी करते हैं, मतलब पारसी में ही शादी करते हैं। तो पारसी पंचायत के मुताबिक मतलब हर इंसान एक दूसरे को जानने के हिसाब से कई बार औरतें डरती हैं या कि हमारे निजी बातें लोगों के सामने आएंगी और हमारा नाम खराब होगा। तो इस वजह से उन्होंने बताया कि इतनी छोटी बिरादरी के जब प्रौढ़ लोग बैठते हैं तब एक दूसरे को जानते हैं और कई बार शर्मनाक बात हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर औरतें तलाक लेती नहीं या शर्म के मारे सारी शर्तें आदमी की मानकर चुपचाप पेपर साइन कर देते हैं, करने को तैयार हो जाते हैं। इस पर भी चर्चा चल रही है। और नीला के साथ डॉक्टर नीला के साथ 35 पारसी जोड़ियां हैं जिन्होंने मिलकर एक PIL दाखिल की हुई है, कोर्ट में चैलेंज किया है इस प्रक्रिया को कि इसे हटाया जाए। फिर हम आए क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट पे। क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट में अब कुछ बदलाव आए हैं बेहतरी के लिए। पहले यह था कि जिसे भी तलाक चाहिए वो 1 साल के लिए अलग रहें, फिर तलाक के लिए अर्जी दें। लेकिन ये बाकी सारे मैरिज एक्ट्स में था, लेकिन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में उन्हें 2 साल के लिए अलग रहना पड़ेगा, ऐसा कानून है। वो अब भी है, लेकिन बहुत सारे जजेस ने ये तय किया जब वो तलाक दिलवा रहे थे लोगों को कि ये अलगाव क्यों, तो उनके लिए एक सा कानून क्यों नहीं, तो उन्होंने 1 साल के अलगाव होने पर तलाक देना मंजूर कर लिया। अब वक्त आ गया है कि इतने अलग धर्म होने के बावजूद कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए। इस पर भी बातचीत चल रही है कोर्ट में और लोग भी ऐसा चाहते हैं। जैसे कि मुस्लिम धर्म में इद्दत की प्रतिक्रिया होती है तो उसे जारी रखने के लिए पर्सनल लॉज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं सबके लिए सब हिंदुस्तान के सिटीजन्स के लिए एक सा कानून बनना चाहिए। जब मैंने मुस्लिम लॉज के बारे में आगे विस्तार में बताने को कहा तो उन्होंने बताया कि हुमैद खान वर्सेस शाहबानो का एक केस हुआ था। अब हुमैद खान वर्सेस शाहबानो के केस पे हम आते हैं, उससे पहले उन्होंने कुछ बातें बताई इस केस के दौरान जो इससे पहले जो थी, कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में पूरे देश में एक कानून है जिसके तहत सेक्शन 125 में मुआवजे के बारे में
कानून है कि आपको तलाक के बाद बीवी, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप अगर बूढ़े हों और कमाते ना हों, या बच्चों को आपने मुआवजा देना है। खास करके अगर आपके बच्चे कमाने लायक नहीं हैं, कम उम्र के हैं, या आपके माँ बाप बूढ़े हैं और कमाने लायक नहीं हैं, और आप अगर कमाने लायक हो तो उन्हें संभालना, उनका खर्च उठाना आपका फर्ज है एक आदमी का। तो फिर वो बीवी हो, दूसरी बीवी हो, या तलाकशुदा बीवी हो। मुस्लिमों में एक इद्दत की परंपरा है कि तलाक के बाद सिर्फ 3 मासिक धर्म तक या 3 महीने तक ही आदमी उसे खर्च देता है, क्योंकि शादी के वक्त मेहर दी जाती है। तो शाहबानों ने गुहार की कि मुझे सीआरपीसी के तहत मुआवजा चाहिए। तो कोर्ट ने हामी भरी और जारी किया कि सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मुस्लिम औरतों को भी मुआवजा मिलने का हक है और उन्हें मिलना चाहिए। फिर आगे बात हुई कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये कानून बनाया गया, मुस्लिम औरतों का हक तलाक के तहत मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स के एक्ट निकाला गया 1986 में, 1986 में, जिसके हिसाब से मुस्लिम औरतों को हमेशा मुआवजा मिल सकता है, सिर्फ 3 महीनों के लिए नहीं बल्कि ताउम्र के लिए, क्योंकि उन्होंने 3 महीने बाद उसका, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि 3 महीने बाद उस औरत का क्या होगा, खास करके अगर वो कमाती नहीं या उसके बच्चे हैं। तो ये तय किया गया कि अगर वो आर्थिक रूप से आज़ाद या स्वाधीन नहीं है, पति नहीं देता तो उसे, या पति देने के हालात में नहीं है, तो उसके उन रिश्तेदारों से मुआवजा मांग सकती है जो उसने उसके मरने के बाद जिन लोगों को उसकी जायदाद या उसका पैसा के हकदार होंगे, जो उस औरत के मरने के बाद उसकी जायदाद या पैसे के हकदार होंगे, वो लोग उसे ताउम्र खर्चा देंगे या उसका खर्चा उठाएंगे। पर इसमें भी सवाल उठाए गए। फिर एक लतीफ़ा का केस हुआ जिसमें कानून ने कहा कि इस सीआरपीसी 125 के तहत मुआवजा मिले और अब हर मुस्लिम औरत को हक है इसका। तो तब ये कायम की गई बात कि हर तरह की, हर मुस्लिम औरत को मुआवजे का हक है अगर आदमी उसे तलाक देना चाहता है। फिर उन्होंने मिसाल दी कि सायरा बानो का एक केस हुआ था बहुत ही मशहूर, 3 तलाक का मुद्दा उठाया गया था, जिसमें तब ये हुआ था कि एक बार में आप 3 तलाक नहीं बोल सकते। बिरादरी को बुला के हर महीने 3 महीनों तक अगर आप तलाक की बात करते हैं, बोलते हैं बिरादरी के सामने 3 महीनों तक लगातार ऐसा होता है तो तलाक माना जाता है, वरना नहीं माना जाता। अगर आपने एक बार बोल दिया पर 2 महीने, अगले महीने आपने सोचा कि नहीं, कोशिश करके देख लेते हैं, ऐसा करके 3 महीनों तक आपको अपने कुछ ऐसा है कि जात बिरादरी वालों को बुला के जिनके सामने शादी हुई थी उनके सामने, तो आपको 3 महीनों तक एक बार तलाक बोलना है वगैरह वगैरह। तो ये औरतों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है, और अगर कोई इसे चैलेंज करे तो ये भी बदला जा सकता है, पर आज तक किसी औरत ने इसे चैलेंज नहीं किया। तो जब वो 3 तलाक की बात हुई थी तो ये बात हुई कि हर महीने अगर बोलेंगे तो तलाक हो जाएगा। लेकिन आज भी अगर कोई मुस्लिम औरत चाहती है कि इसमें बदलाव आए और सही तरीके से कोर्ट में जाके ऐसे 3 बार बोलने से या बिरादरी के सामने बोलने से तलाक ना हो, तो अगर आप कोर्ट को चैलेंज करें तो ये कानून भी बदला जा सकता है। आप PIL दाखिल कर सकते हैं, आप कोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं। मैंने पूछा कि क्या ये सही है कि औरत ने तलाक मांगा तो आदमी को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, इसलिए आदमी औरतों पर जोर डालते हैं कि तुम तलाक की अर्जी दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूर्णतः मिथ्या है। मुआवजा हर औरत का हक है, भले कोई भी तलाक की गुहार करे। अगर औरत झूठी या सच्ची धमकी देती है कि मैं खुदकुशी कर लूंगी या शारीरिक प्रताड़ना का केस कर दूंगी, तो उस बारे में क्या?
किसी ने, जब मैं लाइव वीडियो कर रही थी तब किसी ने ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि 498 के केस के तहत कोर्ट में जो सच्चे भी जो केस आते हैं 498 के मतलब के दहेज या डाउरी के केसेस जो आते हैं, कई बार जानबूझ के कुछ औरतें झूठ भी बोलती हैं और ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन आमतौर पे जज को एहसास हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और औरतों के उन झूठी औरतों की वजह से जो सच में पीड़ित हैं उनके केस का बहुत कई बार नुकसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए औरतों को। तो दहेज की मांग पे परेशान करना या मारना 498 ए का केस है। अक्सर अगर शादी के 7 साल के अंदर कोई महिला सुसाइड मतलब कि खुदकुशी कर लेती है तो माना जाता है, कोर्ट ये मानती है कि जरूर इसने दहेज की उत्पीड़ना की वजह से ही की होगी। अब अगर कोई 498 की रिपोर्ट करती है तो पहले उन दोनों को हर पुलिस स्टेशन में एक वुमेन सेल है। अगर लोगों को नहीं पता तो ये बता दूं कि अब इतने सारे केसेस देखने के बाद जब कोर्ट ने ये तय किया कि बहुत लोग झूठा केस भी कर देते हैं, तो ये किया गया कि हर पुलिस स्टेशन में औरतों के लिए एक अलग कमरा बनाया गया है जहाँ पे औरत एक कोई महिला पुलिस या कोई महिला काउंसलर होती है जो इन लोगों से बात करती है, जहां मियाँ और बीवी को दोनों साथ में बैठना पड़ता है और उन लोगों से बात की जाती है। उसको बोलते हैं CAW सेल, काउंसलिंग मीडिएशन सेल। उसमें इन दोनों को भेजा जाता है ताकि वहां बैठ के जो ट्रेंड सलाहकार हैं, जो इस चीज़ के लिए जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, वो बैठे हुए होते हैं, उन दोनों से बातचीत करते हैं, उनमें सुलह कराने की कोशिश करते हैं और फिर नतीजे पर पहुंचते हैं कि सही मायने में ये 498 का केस है और FIR करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप जाते ही कहोगे फोन के डाउरी के लिए मुझे मारा गया, FIR करो, तो नहीं कर देंगे। किसी और वजह से भी हो सकता है कि मारा हो पति ने और औरत झूठा केस कर रही हो। तो कोई औरत झूठा केस कर सकती नहीं, पहली बात। बहुत बार लोग इसका फायदा उठा के झूठे केस करते हैं तो कोर्ट भी समझ जाती है और इसके बिना पर फैसले होते हैं, जिसका नतीजा ये है कि झूठ बोलने वाले की वजह से सच बोलने वाले पिस जाते हैं। अक्सर पुलिस FIR लेती नहीं और घरेलू झगड़ों को अनदेखा भी कर देती है, तो जो सही नहीं है। किसी ने सवाल पूछा कि मर्दों को परेशान किया जाता है और क्या सारे कानून सिर्फ औरतों के लिए बने हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कानून मर्द और औरत दोनों के लिए एक बराबर है। अलग धर्मों के लिए अलग कानून क्यों, सबके लिए इंसानियत के हिसाब से क्यों नहीं बनाए गए। किसी ने ये भी कहा लाइव वीडियो के दौरान, ऐतराज़ उठाया, एक्चुअली 2-3 लोगों ने ऐतराज़ उठाया कि अलग अलग धर्म क्यों बनाए गए हैं और एक जैसे कानून होने चाहिए सबके लिए। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तलाक की 13 वजह तय की गई हैं। आगे उन्होंने बताया कि तलाक की वजह क्या हो सकती हैं। ऐसी 13 वजह हैं, उसमें से कुछ उन्होंने बताई। क्रूरता, जैसे कि किसी के साथ रहना दूभर हो गया हो। परित्याग, अगर 2 साल के लिए कोई आपको छोड़ के चला जाता है, इसमें भी कोई भी यूं ही छोड़ के चला गया तो नहीं, मतलब उसकी कोई ठोस वजह होनी चाहिए कि आप क्यों छोड़ के गए, और तब कानून आपको तलाक देगी। जैसे कि अगर पति दिन रात औरत को मारता है और औरत छोड़ के चली जाती है माँ बाप के घर और पति 2 साल तक वेट करता है और फिर बोलता है कि ये तो मुझे छोड़ के चली गई तो अब मुझे तलाक चाहिए। अरे लेकिन वो क्यों छोड़ के गई? तुमने उसे मारा इसलिए छोड़ के गई, तो तुम्हें तलाक का हक नहीं है जब तक औरत तलाक नहीं चाहती। तो इस तरह कोई ठोस वजह होनी चाहिए। तीसरा, अगर कोई जात धर्म बदल लेता है शादी के बाद। चौथा, अगर कोई गुम जाए या गायब हो जाए और 7 साल तक लापता हो, उसका कोई अता पता ना हो। अगर कोई शादी के बाद पागल हो जाता है, मानसिक संतुलन खो जाता है और उसे पागल करार दिया जाता है, मेडिकली डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ये पागल हो गए हैं, तो
या उसे कोई गुप्त रोग हो जैसे एड्स, जो कि अगर पति को हो गया तो बीवी को हो सकता है, तो वो तलाक मांग सकती है। अगर आदमी, और औरतों के लिए 2 स्पेशल लॉज बनाए गए हैं जिसके अंडर वो तलाक मांग सकती है। जैसे कि आदमी ने किसी लड़के का रेप किया हो, किसी लड़की का रेप किया हो, या किसी के साथ बिस्टियलिटी मतलब के सोडोमी, रेप एंड बिस्टियलिटी का गुनहगार हो, मतलब उसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा हो, या उसे जेल भेजा गया हो, या पुलिस ने उसे अरेस्ट किया हो कि तुमने ये गुनाह किया है और इसके लिए हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। तो बीवी मतलब उसने किसी का खून कर दिया या किसी को बुरी तरह से इतना मारा कि इंसान ना मरा ना जिया, तो इस केस में भी औरत के तलाक मांग सकती है। दूसरा ये कि बीवी की शादी 16 साल से कम उम्र में हुई, और तो 16 साल से कम उम्र मतलब वो बच्ची थी तब उससे जबरदस्ती उसकी शादी कर दी गई आदमी के साथ। तो जब वो 18 साल से बड़ी हो जाती है तो 1 साल के अंदर, यानी कि 19 साल की उम्र से पहले वो तलाक मांग सकती है। ऐसा नहीं है कि बाद में भी नहीं मांग सकती, लेकिन इस बिना पे अगर वो तलाक चाहती है तो 1 साल के अंदर। अगर शादी से पहले कोई खास जरूरी बात छुपाई गई हो, जैसे कि अगर आदमी को समलैंगिक की आदत हो, उसे औरत के साथ संभोग करने का शौक ना हो, पसंद ना हो, और वो आदमी के साथ करना चाहता हो, और ये बात उसने औरत से छुपाई, या औरत के साथ ऐसा हो और औरत ने आदमी से छुपाई हो, तो इस शादी को खारिज कर दिया जाता है। इस शादी को माना ही नहीं जाता। अगर उसके लिए तलाक की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप तलाक मांगते हैं तो आप मुआवजा मांग सकते हैं इसके लिए। मैंने पूछा कि पति के घर वाले कई बार बहुत परेशान करते हैं, जैसे कि मियाँ बीवी के बीच दरार डालना, ननंद, माँ बाप, देवर, जेठानी, देरानी, इस तरह के जो रिश्तेदार होते हैं पति के, वो कई बार औरत को बहुत परेशान करते हैं। शादी के बाद उसकी इज्जत नहीं करते, उसे मानसिक रूप से उत्पीड़ना देते हैं, उसकी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, पति को भड़काते हैं। तो इसमें कानून क्या मदद कर सकता है? क्या कानूनन क्या आप पति से कह सकते हैं, क्योंकि पति का फर्ज है अपनी बीवी की रक्षा करना, तो क्या कानून उसे कह सकता है कि तुम अपनी बीवी को लेके उन लोगों से अलग रहो? अगर वो लोग एक घर में रह रहे हैं तो क्या कानून कह सकता है कि तुम उन लोगों से अपने बीवी का बचाव करो या अपनी बीवी को लेके अलग रहो? तो उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, मतलब कि घरेलू उत्पीड़ना से औरतों को बचाने के लिए जो कानून बनाया गया है, उसके तहत पति के रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए आप उनके ऊपर भी केस कर सकते हो। इसके लिए आपको तलाक लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने पति के साथ रहते हुए भी उन घर वालों के ऊपर केस कर सकते हो। पर फिर हम भी जानते हैं, और उन्होंने ये कहा और मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन फिर मियाँ और बीवी में शायद कोई रिश्ता ही ना रहे। मतलब पति इस बात से नाराज होकर के तुमने मेरी माँ पे या मेरी बहन पे केस किया कैसे, बीवी को शायद छोड़ दे, उनका रिश्ता टूट सकता है। इसलिए आमतौर पर उन दोनों को प्यार से इस बात को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ कानून इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसमें समाज को जागने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने एक ये मुद्दे को कोर्ट में उठाने की कोशिश की। कोर्ट में मतलब उन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसी मुहिम चलाऊं जिससे शादी से पहले औरत और आदमी के दोनों, क्योंकि हिंदुस्तान में शादी सिर्फ औरत और मर्द में नहीं होती, 2 परिवारों में होती है। तो होना ये चाहिए कि दोनों परिवारों को साथ में बिठा के किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के साथ या वकील के साथ में बिठा के उन सबको समझाया जाए कि आपके फ़र्ज़ क्या हैं, आपके हक क्या हैं, और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और दोनों का क्या स्वभाव है, उसके हिसाब से दोनों को समझाया जाए कि आपको किस चीज़ में सब्र रखने की ज़रूरत है या समझौता रखने की ज़रूरत है। लेकिन इस बारे में वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकी, और क्योंकि उनके पास
वक्त की शायद कमी थी, तो इस बारे में वो अभी भी सोच रही हैं और कोशिश कर रही हैं समझने की कि इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये कानून डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि कई बार परिवार कह सकता है कि हमें नहीं जाना काउंसलिंग के लिए, तो आप क्या कर लेंगे, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते उनका। तो ये बात हुई हमारी तलाक और शादी को लेकर, पर इन सब बातों के बावजूद मुद्दा ये आता है कि शादी कोई कानूनन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, दो शरीरों का, दो दिलों का, दो परिवारों का मिलन होता है और इसमें से जो बच्चे पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा शादी के दौरान जो मुश्किलें आती हैं, चाहे वो रिश्तेदारों की तरफ से आए, मियाँ बीवी की एक दूसरे की तरफ से आए, कई बार औरत भी गलत होती है, कई बार आदमी भी गलत होता है, तो इन मुश्किलों को प्यार से सुलझाने की, थोड़े थोड़े समझौते, छोटे छोटे समझौते करने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे पर हाथ उठाना, एक दूसरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे को गालियां देना, ये सही नहीं है। ये किसी भी धर्म के मुताबिक सही नहीं है। और शादी अगर आप कहते हैं कि धर्मों में लिखा गया है, तो आप अपनी किताबें उठा के देखिए कि उसमें क्या लिखा है। और सबसे बड़ी किताब जो है वो है इंसानियत की किताब। कोई भी खुदा, कोई भी भगवान, कोई भी गॉड आपको नफरत करना या गलत काम करना, किसी को तकलीफ देना नहीं सिखाता। हर धर्म सिर्फ प्यार सिखाता है, एक दूसरे की मदद करना सिखाता है, एक दूसरे का साथ देना सिखाता है। जानवरों को तो किसी किताब की या धर्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो तो जानवर होते हुए भी ये सब करते हैं। तो क्या हम इंसान होके नहीं कर सकते? थोड़ा सा एक दूसरे के साथ प्यार से समझौता नहीं कर सकते? एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते? अगर कोई औरत जो है, अगर कोई आदमी उसे मार रहा है, जब तक वो औरत आपके पास गुहार नहीं करती कि मुझे बचाओ, तब तक हो सकता है आप उसको नहीं बचा सकते। हो सकता है औरत ही मुड़ के कह दे कि तुम हम दोनों के बीच में क्यों पड़ रहे हो। लेकिन कुछ तो आप कर सकते हैं किसी को बचाने के लिए। बहुत सारे घरों में ये मैंने देखा है, होता है कि माँ बाप में झगड़े होते हैं, बच्चे डरे हुए, सहमे हुए। बचपन से लेकर जब घर के अंदर इतना सब माहौल होता है तो आमतौर पे बच्चों के दिमाग पे इतना गलत असर होता है। लड़की होती है तो वो देखती है माँ को कि माँ कैसे सहती है, और उसी से देख के सीखती है कि शायद मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, और वो अपने पति की पति की गलत बातें भी सहकर चुप रह जाती है। लड़के जो होते हैं वो आमतौर पे अपने बाप की गलत बातें देख के सीखते हैं कि मेरा बाप ऐसा कर रहा है तो सही कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये सही है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और अगर वो मानता भी है कि गलत है, बड़े होके वो मिसाल दे सकता है, मेरे तो बाप ने भी ये किया था। तो अपने बच्चों के लिए सही मिसाल बने, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी हाथ जोड़ के कि हमारे देश में हो तो दुनिया में रहा है, लेकिन हम दुनिया तो नहीं बदल सकते, अपने पड़ोस को बदल सकते हैं, अपने रिश्तेदारी बिरादरी को बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। तो थोड़ा सा ये बदलाव अपने आप में लाएं और थोड़ा सा इंसान बने और इंसानियत को समझें, प्यार से जिएं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करें। आपका शुक्रिया देखने का। अगर आपने पूरा देख लिया, थोड़ा लंबा है, आई एम सॉरी, पर इतनी सारी बातें हैं इसमें भी, अभी हमने बहुत सारी बातों पे बात नहीं की है। थोड़ा सा लोगों को इस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी समझा मैंने, इसलिए मैंने स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाया। आप इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आपका धन्यवाद। थैंक यू।